नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल्य एकेडमी पर। देखिए, आज हमारी दृष्टि आईएएस के क्विक बुक सीरीज में बात होगी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अपने इस डिस्कशन में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण से हम शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे इसके भौगोलिक विस्तार पर। भौगोलिक विस्तार के साथ चलते हुए आगे हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना को। नगर योजना के बाद हम चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे, और स्थलों के बारे में बात करने के बाद हम आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो साथ बने रहिएगा और अंत तक पूरा लेक्चर देखिएगा, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद और अब से कुछ देर बाद, यानी कि जब यह आपको डिस्कशन मिल जाएगा, इसके कुछ देर बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू मिलेगा, या फिर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो दृष्टि आईएएस का प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज का जो बुक आया हुआ है उस बुक के क्वेश्चन मिलेंगे। और पूरा पेपर या फिर पूरा चैप्टर एक बार में एक ही लेक्चर में करवाया जाएगा, और तकरीबन करीब उसमें 65 से 70 प्रश्न हैं। तो लगातार बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल इस लेक्चर को, और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने सुझाव को कमेंट में डालना मत भूलिएगा। हाँ, पिछले लेक्चर में जब मैंने सुझाव के लिए आपसे कहा था, तो आप लोगों द्वारा कहा गया था कि लेक्चर्स को जल्द से जल्द अपलोड किया जाए। तो मैं कोशिश तो करता हूँ जल्द से जल्द अपलोड करने की, लेकिन समस्या एक हो जाती है कि आप लोग कंप्लीट लेक्चर नहीं देखते हैं। ठीक है, टुकड़ों में आप लोग लेक्चर देखते हैं या फिर आधा देखने के बाद बंद कर देते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को टाइम दे दिया जाए और आप पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लें। बस इसी वजह से लेक्चर को लगातार अपडेट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़, लेक्चर के क्वालिटी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही थी। तो देखिए, यह जो पीडीएफ है ना, यह थोड़ी छोटी बन जाती है। ठीक है, पीडीएफ थोड़ी छोटी है, इस वजह से इसको क्रॉप करना पड़ता है, और क्रॉप करने के कारण इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होती है। तो आप कम से कम जो है 480p में जब देखेंगे इस लेक्चर को, तो आपको सारी चीज़ें स्पष्टतया दिखेंगी। जो चीज़ें लिखी हुई हैं वह सब कुछ आपको सही और अच्छे से दिखेगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने से पहले कुछ इसकी भूमिका यहाँ दी हुई है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता था ना, सिकंदर के आक्रमण यानी कि 326 ईसा पूर्व से भारत में कोई वेल इस्टेब्लिश्ड या फिर स्थायी सभ्यता थी ही नहीं। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब तक ऐसा ही माना जा रहा था कि जो भारतीय इतिहास है या फिर भारत का जो प्राचीन इतिहास है, वह सिकंदर के आक्रमण के बाद ही सभ्यता के रूप में अस्तित्व में आया था। लेकिन ऐसा, या फिर इस मिथ्या को यह तथ्य जो है तब मिथ्या या फिर गलत साबित हो गया जब 20वीं सदी के तीसरे दशक में दो पुरातत्व शास्त्रियों दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों की खोज की गई, और इन प्राचीन स्थलों से पूरा वस्तुएं प्राप्त की गई। इसके द्वारा यह सिद्ध हो गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि सिकंदर के आक्रमण के पहले भारत में कोई स्थायी या फिर कोई एक सभ्यता भी रहा करती थी। ठीक है, यह पूरी तरीके से गलत हो गया। ठीक है, और ऐसा प्रतीत होने लगा या फिर ऐसा विश्वास प्राप्त हो गया सबको कि जो भारतीय सभ्यता थी वह अत्यंत प्राचीन थी और अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा विकसित भी थी। आदि लोगों की बात करें, अगर कुछ अन्य लोगों की बात करें जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के खोज से जुड़े हुए थे, तो उनमें उनके नामों को आप लोग जानते रहिए और अच्छे से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि यह व्यक्ति सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े हुए थे अथवा नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इनके नामों पर आप ध्यान दे दीजिएगा। देखिए, सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वस्त, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टेइन, अलमंदा घोष, जे.पी. जोशी, यह सभी विद्वान जो है प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़े हुए थे। किन्हीं किन्हीं स्थलों की इनके द्वारा खोज की गई या फिर कुछ पुरातत्व वस्तुएं प्राप्त की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सभ्यता का नाम कैसे सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो वास्तव में शुरुआत में जो सबसे पहला स्थल मिला था ना, वह मिला था हमको हड़प्पा। ठीक है, और इस कारण इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और चूंकि हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था, दो कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इस वजह से कहा जाता है, इसके दो कारण थे। जो हड़प्पा था वह इस सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर था। इसके अलावा इस सभ्यता में सबसे पहले खोज भी हड़प्पा नामक स्थल की गई थी। हड़प्पा के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में। ठीक है,
तो इस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन बाद में जब इस सभ्यता के कुछ स्थलों की खोज की गई तो जो शुरुआती खोज थी ना, शुरुआती जो खोज थी या फिर शुरुआती जो स्थल थे जिनकी खोज की गई, वे सभी स्थल जो है सिंधु नदी अथवा सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे मिले। ठीक है, जो सभी स्थल थे वे सभी सिंधु नदी या सिंधु नदी की सहायक नदियों के किनारे मिले। इस कारणवश इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया, या प्रमुखतया इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह तो हो गई कुछ बेसिक बातें। और बेसिक बातों में ही देखिए, ऐसा नहीं कि अभी भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो है वहीं से मिलते हैं, सिंधु नदी के किनारे से मिलते हैं। ठीक है, बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे वह सिंधु क्षेत्र से बाहर भी मिले, जैसे कि रोपड़, लोथल, कालीबंगा गुजरात में, ठीक है, बनावली हरियाणा में, रंगपुर आदि क्षेत्रों में से भी इस सभ्यता के अवशेष मिले थे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें ना, तो इसका उत्तरी विस्तार जो है वह जम्मू कश्मीर के मांडा क्षेत्र में था, और दक्षिणी विस्तार था इसका महाराष्ट्र का दैमाबाद क्षेत्र। वही दैमाबाद है जो जोरवे संस्कृति में था। ठीक है, इसके अलावा इसका पश्चिमी विस्तार जो है बलूचिस्तान के सुतकांगने डोर में स्थित था, सुतकांगने डोर तक था, और पूर्वी विस्तार जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर तक था। ठीक है, तो एक बार मैप से आप लोग देख लीजिए तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए, यह है सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक त्रिकोणीय आकार में हमको मिली है। ठीक है, यह एक ट्रायंगल शेप में है ना, यह पूरी सभ्यता, अरे ऐसे मत जाइए, ऐसे जोड़ दीजिए तो एक ट्रायंगल शेप बनता है। ठीक है, यहाँ दैमाबाद वगैरह का क्षेत्र इस मैप में नहीं है, आलमगीरपुर दैमाबाद इस मैप में नहीं है, लेकिन अगर वे सभी स्थल इस मैप में होते तो यह सभ्यता या इस सभ्यता का आकार कुछ इस प्रकार से बनता, जो कि एक त्रिकोणीय आकार है। ठीक है, तो ट्रायंगल शेप में यह सभ्यता बसी हुई थी, या फिर त्रिकोणीय आकार में यह सभ्यता बसी हुई थी। और जो यह सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, यह थी कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता यानी बताइए, इस काल के लोग जो है कांसे के उपकरणों को बनाना भी जानते थे, अथवा यूं कह सकते हैं आप तांबे से मिला करके कांसे को बना लेते थे या बना सकने में सक्षम थे। ठीक है, कई हमको कांसे की मूर्तियां भी प्राप्त हुई, जिनमें प्रमुख थी एक नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की बनी हुई थी। ठीक है, कहाँ से यह मूर्ति प्राप्त हुई थी बताइए? चलिए अभी आगे बात करेंगे। सारी चीज़ें अगर यहाँ होने लगेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कुल विस्तार की अगर बात करें इस सभ्यता की, तो यह जो सभ्यता थी यह जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर के अगर उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करें तो यह दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें इस सभ्यता की, तो यह जो है मांडा से लेकर के जो क्या कहते हैं आपका दैमाबाद तक का क्षेत्र था, इस उत्तर से पश्चिम में लगभग यह सभ्यता 1100 किलोमीटर तक की फैली हुई थी। इसके अलावा यह सभ्यता जो है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व हम चल रहे हैं फिलहाल, पश्चिम से पूर्व में यह सभ्यता जो है लगभग 1600 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इस सभ्यता का कुल जो क्षेत्रफल था वह था 13 लाख वर्ग किलोमीटर का। थोड़ा थोड़ा चीज़ें जानते रहिए। देखिए फैक्ट जो है ना, यह आपके प्रीलिम्स यूपीएससी या फिर यूपीएससी कह रहा हूँ, पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षाओं में काम आएंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट की प्रीलिम्स की परीक्षाएं दे रहे हैं। तो इस कारण से इन सब फैक्ट्स पर भी जानते रहिए। जो उत्तर से दक्षिण तक के इसका विस्तार था वह था लगभग 1100 किलोमीटर का। पश्चिम से पूर्व तक का विस्तार इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का था 1600 किलोमीटर का। और कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा स्थल फैला हुआ था। ठीक है, तो पूर्वी सीमा इसकी क्या थी? आलमगीरपुर थी। उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर पूर्वी सीमा थी, और पश्चिमी सीमा थी सुतकांगने डोर जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। उत्तरी सीमा मांडा क्षेत्र और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र का दैमाबाद क्षेत्र था। ठीक है, नर्मदा नदी के मुहाने तक यह सभ्यता फैली हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं और देखते हैं इस सभ्यता के बारे में कुछ अन्य चीज़ों के। तो देखिए चार्ल्स मैसन द्वारा ना 1826 में सबसे पहले सैंधव सभ्यता का पता लगाया गया था, और उन्होंने इसका वर्णन एक अपनी पुस्तक में किया था। यहाँ पर उस पुस्तक का नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, उस पुस्तक का प्रकाशन 1842 में किया गया था, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन द्वारा
सर्वप्रथम बताया गया था। लेकिन किसी प्रकार की पुरातात्विक स्थल अथवा किसी प्रकार के साक्ष्य का अभाव था। ठीक है, तो यह पुरातात्विक स्थल या फिर पुरातात्विक जो साक्ष्य थे, इनकी खोज की गई सर्वप्रथम वर्ष 1921 में, जो ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी द्वारा एक उत्खनन करवाया जाता है। कहाँ? और पता चलता है हमको हड़प्पा नामक एक स्थल का, एक हड़प्पा नगरी हमको प्राप्त हुई, हड़प्पा। कब? वर्ष 1921 में। उत्खनन करता इसके कौन थे? तो वे थे दयाराम साहनी और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, उस समय जो है ASI के जो अध्यक्ष थे वे थे सर जॉन मार्शल और दयाराम साहनी द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। बाद में जॉन मार्शल के ही दिशा निर्देशन में राखलदास बनर्जी द्वारा इस सभ्यता के एक अन्य स्थल मोहनजोदड़ो की खोज की गई वर्ष 1922 में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का देखिए एक अर्थ अन्य होता है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है सिंधु भाषा में, इसका अर्थ होता है, यह सिंधु भाषा में लिखा है मोहनजोदड़ो, और इसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, PCS की परीक्षाओं के लिए, UPSC में यह चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो दूसरे स्थल की खोज की गई, अथवा जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में जो दूसरे स्थल की खोज की गई सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, वह था मोहनजोदड़ो। समय था वर्ष 1922 का और इसके उत्खनन करता थे राखलदास बनर्जी जी। ठीक है, देखिए C14 विधि द्वारा जो है यह पता लगाया गया कि जो यह सिंधु घाटी सभ्यता थी, C14 विधि क्या होती है? अच्छा बताइए। देखिए, मान लीजिए यह कोई जीवित व्यक्ति या जीवित पेड़ मान लीजिए। ठीक है, छल्ले पेड़ में अच्छे लगते हैं। ठीक है ना, हमारे आपके शरीर में अगर पता करने लगे थोड़ा सा तकलीफ होती है हमको आपको। तो मान लीजिए यह कोई पेड़ है, तो यह पेड़ अपने जीवन काल में कार्बन के कुछ अंशों को ग्रहण करता है और कुछ अंशों को विमुक्त करता है। इस कारण इस पेड़ में जो है कुछ छल्ले अथवा कुछ आकृतियां बनी रहती। लेकिन जब इस पेड़ का जीवन समाप्त हो जाता है, यानी जब यह पेड़ मृत हो जाता है, तब इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन का क्षय होता है। इस कारण होता क्या है कि जो छल्ले बने होते हैं, तो वहाँ से जितने कार्बनों का क्षय होता है वहाँ पर गैप हो जाता है, फिर छल्ले बने होते हैं, फिर कार्बनों का क्षय हो जाता है। तो इसी कार्बन क्षय विधि के गणना के आधार पर हम किसी वस्तु का मृत्यु का डेट कह रहे हैं, उसकी अंतिम अवस्था अथवा उसके समय का पता लगा सकते हैं कि उस समय वह पेड़ या वह वृक्ष जो है वह जीवित रहा होगा, मतलब इतने साल पहले तक यह वृक्ष जीवित रहा होगा। ठीक है, तो इसी को रेडियो कार्बन विधि कहते हैं। इसी रेडियो कार्बन विधि के द्वारा यह पता लगाया गया कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक अपने अस्तित्व में थी। यानी कि लगभग 400 से 500 वर्षों तक यह सभ्यता विद्यमान रही। और इसमें से भी यानी कि 400-500 वर्षों के बीच में भी जो 200 वर्ष का समय था, अथवा यूं कहें कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य लगभग 2200 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता जो थी वह अपने टॉप पर थी, अथवा आप हिंदी में कहें तो परिपक्व अवस्था में थी। ठीक है, हालांकि कुछ नवीन शोधों से हमें यह भी पता चला कि यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी थी। ठीक है, धीरे धीरे विकास के क्रम में यह सभ्यता विकसित हुई, ऐसा माना जाने लगा है वर्तमान कुछ शोधों के आधार पर। ठीक है, एक स्थल मिला था हरियाणा में 8000 साल पुराना, अभी हाल ही में। इसके बारे में आप कमेंट करके बताइए, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करें उस समय के लोगों के बारे में कि कैसी प्रजातियां उस सिंधु घाटी सभ्यता में रहती थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रजातियां यानी मनुष्यों के प्रजातियों की बात हो रही, जानवरों के अभी फिलहाल नहीं। आगे चल के जानवरों की बात होगी, गाय, गधा, घोड़ा, कुत्ता, इन सब के बारे में कि थे भी नहीं भी थे। फिलहाल मानवों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो कंकाल आपको पता है मोहनजोदड़ो के बारे में मैंने बताया कि वह मृतकों के टीला का होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला।
तो सर्वाधिक अस्थियां अथवा सर्वाधिक कब्रें अथवा सर्वाधिक कंकाल जो है वह जाहिर सी बात है मृतकों के टीले अथवा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन्हीं कंकालों के निरीक्षण अथवा रिसर्च के आधार पर यह पता चला कि जो तत्कालीन सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, वहाँ पर लगभग 4 प्रजातियाँ रहती थीं। उन 4 प्रजातियों में भूमध्य सागरी, प्लूटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन और मंगोलॉयड लोग थे। ठीक है, या फिर यह 4 प्रजातियाँ उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में रहती थी, जिनके नाम जो की थी भूमध्य सागरी, प्लूटो ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन और मंगोलॉयड। और इनमें भी जो सबसे ज़्यादा अस्थियाँ प्राप्त हुई वे प्राप्त हुई भूमध्य सागरी प्रजाति के लोगों की, अथवा यूँ आप कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागरी प्रजातियाँ थी वह इस सभ्यता में ज़्यादा रहती थी। जाहिर सी बात है जो लोग ज़्यादा होंगे उनके कंकाल भी ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना के बारे में, या फिर यह सभ्यता किस प्रकार यहाँ पर किस प्रकार के शहरों को किस प्रकार से बसाया अथवा बनाया गया था। तो सबसे पहले तो यह जान लीजिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। इसी वजह से इसको अपनी समकालीन सभ्यताओं में सर्वाधिक विकसित सभ्यता माना जाता है, इसकी नगर योजना के आधार पर ही। ठीक है, यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और पर्यावरण अनुकूलन और जल निकासी की प्रणाली भी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। ठीक है, जो प्रमुख विशेषता थी वह इस सभ्यता की वह इसके पर्यावरण अनुकूलन होने का और जल निकास प्रणाली के आधार पर मानी जाती है। देखिए, इस सभ्यता में जो सड़कें थी वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। एक सेकंड में आपको वहाँ पर ले चलता हूँ, एक मेरे पास फोटो है। हाँ, देखिए, जो ये एक नगर है, ठीक है, एक सिंपल सा नगर है, इसके बारे में मैं आपको बात करता हूँ। देखिए, जो प्रमुख नगरें जो सड़कें हैं ना, ये देखिए, यह मुख्य सड़क है, यह सड़क सीधे आई हुई है, और दूसरी यह जो सड़क है यह भी सीधे सीधे जा रही है। ठीक है, यह दोनों मुख्य सड़कें हैं और एक दूसरे को यह 90 डिग्री अथवा यूँ कहें कि आप समकोण पर इस सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, नगर जो थे वे 2 भागों में विभक्त थे, प्रमुखतया सभी नगर 2 भागों में विभक्त थे। कुछ अपवाद भी हैं, उनके बारे में भी बात होती है। पहले कॉन्सेप्ट देखिए, तो जो नगर थे वह प्रमुखतया 2 भागों में विभाजित थे। एक था अपर सिटी और दूसरा था लोअर सिटी, यानी कि एक नगर जो था वह था ऊंचे दुर्गों पर निर्मित था और दूसरा नगर जो था वह था निचले हिस्से पर। ठीक है, और ऊंचे दुर्गों में शासक वर्ग का निवास होता था और जो निचला शहर था उसमें जो है सामान्य वर्ग रहा करता था। सामान्य वर्ग यानी कि जैसे शिल्पी हो गए या फिर कारीगर हो गए, मजदूर हो गए, श्रमिक वर्ग हो गया, यह सब जो है निचले वर्ग में या फिर निचले वर्ग कह रहा हूँ, निचले शहर में निवास करते थे। और जो शासक वर्ग अथवा जो उच्च प्रतिष्ठित वर्ग था उस समय का वह निवास करता था अपर सिटी में। ठीक है, इसको ऐसे आप वर्तमान से समझ सकते हैं जैसे कि जो लोग आज सक्षम हैं वह पक्के मकानों में रहते हैं और जो लोग नहीं सक्षम है वह शहरों के किनारे, ठीक है, शहरों के किनारे झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं। इस प्रकार से आप इस चीज़ को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ले आकर के समझ सकते हैं कि जैसे कि आज भी कुछ लोग बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े घरों में रहते हैं और कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं जो कि शहर के किनारे पर स्थित होता था। तो इसी प्रकार से इस चीज़ को आप देखिए कि जो लोग बड़े और सक्षम वर्ग था वह रहता था अपर सिटी में और जो असक्षम और कमज़ोर वर्ग था वह निचले भाग में रहता था शहर के। ठीक है, देखिए, अब कुछ अन्य प्रमुख और डीप विशेषताओं की बात करते हैं। यह जो सड़क थे ना, इनके किनारे किनारे जो मुख्य सड़क थे इनके किनारे मुख्य नालियाँ बनी हुई थी। ठीक है, मान लीजिए यह नाली है, दोनों तरफ मुख्य नालियाँ बनी होती थी मुख्य सड़कों के किनारे। जैसे यह भी मुख्य सड़क एक आ रही ना, तो इसके किनारे भी मुख्य नालियाँ बनी हुई हैं। यह सभी नालियाँ जो थी वह पत्थरों से ढकी रहती थी। ठीक है, और इन नालियों से इन गलियों में, ठीक है, ये छोटी छोटी गलियां हैं। देखिए, सड़कों के सीधे में यह छोटी छोटी जो गलियां जा रही हैं, ये गली इधर से गई, एक गली इधर से गई, इन गलियों में भी जो नालियां बनी होती थी वह भी ढकी होती थी और सड़कों के किनारे स्थित जो ये मुख्य नालियां थी इनमें आकर के मिल जाती थी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की, देखिए
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा की जो नगर सभ्यता थी ना, वह लगभग एक समान थी। ठीक है, एक समान ही इनके नगरों को बसाया गया था। नगर योजनाएं जो थी वह लगभग एक समान थी। ठीक है, और आमतौर पर सभी घरों में, यहाँ पर अब देखिए, अब आप चीज़ें वहाँ पे समझ गए ना। देखिए, जो सामान्यतः सब प्रत्येक घर होते थे उनमें एक आंगन होता था। जैसे अब आप अपने गाँवों में चलिए, आप देखते थे आपके गाँव में पहले जो घर होता था वह चौकोर बनता था। ठीक है, कोई कोई घर गोलाकार बनता था, उसको छोड़िए, अभी उसके बारे में बात होगी। घर के बीच में एक आंगन होता था। ठीक है, आपके घर में जो प्राचीन घर हैं, आपके गांव में जो घर हुआ करते थे, आज भी अगर आपके नहीं थे तो आज भी जो गांव में जो अवशेष बचे हुए हैं कच्चे मकानों के, उनको आप देखिएगा तो घरों के बीच में एक आंगन होता है। ठीक है, और चारों तरफ उसके लोगों के कमरे अथवा रूम होते थे। एक किनारे पर एक रसोई होती थी घर में, और नहाने के लिए एक स्नानागार अथवा एक बाथरूम होता था, जैसे आज हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक रसोई हो जाती थी, एक स्नानागार हो गया और एक आंगन हो गया। आंगन के माध्यम से सभी घर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, सभी कमरे। रसोई भी आंगन से ही कनेक्टेड रहती थी, और बाथरूम अथवा स्नानागार का कनेक्शन भी स्नानागार भी सभी कमरों से कनेक्ट रहता था आंगन के माध्यम से। इसके अलावा अब एक चीज़ आपको वर्तमान घरों में नहीं मिलती है, वह थे कुएँ। ठीक है, तो तत्कालीन समय के जो घर रहा करते थे, आज तो नल या फिर हैंडपंप लगा देते हैं ना लोग, लेकिन तत्कालीन समय में सभी घरों में लगभग लगभग कुएं भी विद्यमान थे। लगभग सभी घरों की बात हो रही। अगर आपसे कहीं भी यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर में आंगन, कुएं और रसोई घर हुआ करते थे, तो यह कथन बिल्कुल और बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, कुएं लगभग लगभग सभी घरों में होते थे, न कि प्रत्येक घरों में। रसोई घर अनिवार्य होता है, आंगन भी लगभग सभी घरों में थे। ठीक है, देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े भवन थे। हड़प्पा नगर चारों ओर, हड़प्पा नगर जो था उसे चारों ओर दुर्ग बना करके घेर लिया गया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए हड़प्पा नगर है तो इसके चारों ओर किलेबंदी की गई थी या दुर्ग किया बनाया गया था, जिसका उद्देश्य यह था कि जो चोर हुए, लुटेरे हैं, भाई ये तो सदा सर्वदा विद्यमान रहे ना, चोर लुटेरे आज भी हैं, पहले भी थे। लुटेरे थे, पशुदस्यु किसे कहते हैं, यानी कि जो पशुओं को चुरा लेते हैं अथवा पशुओं का व्यापार करते हैं, वो आते हैं पशुओं को लेकर के भाग जाते थे। ठीक है, तो और उस समय जो पशु थे वह काफ़ी महत्वपूर्ण एसेट हुआ करते थे। ठीक है, तो पशुदस्युओं आदि चीज़ों से नगर की रक्षा के लिए नगर को किलेबंद करके बनाया जाता था उस समय। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से हमको एक स्नानागार भी मिला था, जिसका प्रयोग संभवतः होता था अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के लिए। ऐसा नहीं कि जो वहाँ मोहनजोदड़ो का हमको वो मिल गया, स्नानागार मिल गया, वहाँ स्विमिंग पूल था, आराम से आदमी जा करके नहाता धोता था। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो का जो स्नानागार था उसका प्रयोग अनुष्ठानिक ही होता था। छोड़िए उसको, वहाँ पर अभी आगे बात होगी। देखिए, जो मोहनजोदड़ो का स्नानागार था उसके बारे में बात हो गई। इसके अलावा जान लीजिए कि अन्नागार जो था वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत था। ठीक है, देखिए, बात करते हैं घरों की। जो घर थे, अभी हम नगर योजना पे है ना, तो नगर योजना की यहाँ पर इन तथ्यों को देना भी नहीं चाहिए था, कम से कम इस तथ्य को तो नहीं देना चाहिए था। फिलहाल चलिए, जब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते तब उसे यहाँ दे देता तो ठीक रहता। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखिए। देखिए, जो घर थे ना, घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ थी वह मुख्य सड़कों पर नहीं खुलती थी। यहाँ से देख लीजिए आप फिर से, जैसे कि मान लीजिए कोई घर है, नालियों के बारे में तुम्हारी बात हो गई। जैसे कि मान लीजिए हम ले लेते हैं इस घर को ले लेते हैं, थोड़ा सा एकांत में। ठीक है, तो इस घर की जो दरवाजे, खिड़कियाँ आदि जो चीज़ें थी ना, यह मुख्य मार्ग पर नहीं खुलती थी। मुख्य मार्ग तो हमारा यहाँ है, तो इस घर को ले लीजिए, ये किनारे वाला, तो इसकी जो यह किनारे वाले घर की जो खिड़कियाँ या दरवाजे हैं या रोड पे न खुल करके इधर गली में खुलती थी। ये जो पतला सा गैप देख रहे हैं आप लोग, इसी गली में इसकी खिड़कियाँ और दरवाजे खुलते थे। लेकिन एक अपवाद था, वह अपवाद थे लोथल के घर। यहाँ की खिड़कियाँ और दरवाजे जो हैं वह मुख्य सड़कों पर ही खुल जाते थे। बाकी अन्य स्थलों में जो घरों के खिड़कियाँ और दरवाजे थे वह गलियों में खुलते थे, न कि मुख्य सड़कों पर।
ठीक है। तो फिलहाल हो गई ईंटों के आकार की बात, तो वैसे कहीं की नहीं जाएगी, लेकिन जानते रहिए जो सामान्यतः ईंट थे वह 4:2:1 के थे। हालांकि एक जगह के ईंटों की बात की जा सकती है, वह है वक्राकार ईंटों का प्रयोग। सब जगह जो है आयताकार लंबाई चौड़ाई और मोटाई वाले ईंटें हो लगती थी, लेकिन एक स्थल हड़प्पा का ऐसा था जहाँ पर ईंटें जो थी वह वक्राकार की हुआ करती थी। इस स्थल के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, या फिर यही जान लीजिए चौंदड़ो का जो जगह, चौंदड़ो जो क्षेत्र था, यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई वह वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों के बारे में। तो देखिए हड़प्पा के बारे में तो हमारी बात हो गई कि इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। अब जानते हैं इसकी लोकेशन। तो जो यह हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल है, यह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हड़प्पा देखिए यहाँ पर है ना, तो यह जो है रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी क्षेत्र में स्थित है। पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी में स्थित है यह हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, स्टुअर्ट पिगट ने इस हड़प्पा नगर को अर्ध औद्योगिक नगर कहा, और यह भी बताया कि जो यहाँ के निवासी थे उनमें, यहाँ के जो निवासी थे उनमें या फिर उनका बड़ा भाग व्यापारी वर्ग का था, और उनके द्वारा तकनीकी उत्पाद और धर्म कार्यों में खुद को संलग्न रखा जाता था, ऐसा स्टुअर्ट पिगट के द्वारा कहा गया। स्टुअर्ट पिगट ने ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, जैसे कि उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, बताइए कौन कौन। तो इसी प्रकार एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगट के द्वारा, जिन्होंने हड़प्पा को ही अर्ध औद्योगिक नगर कहा, और यह भी बताया कि जो यहाँ के निवासी थे उनमें प्रमुखतया व्यापारी थे, और उनके द्वारा तकनीकी उत्पादों का उत्पादन किया जाता था, और साथ ही साथ वे धर्म के कार्यों में संलग्न रहते थे। ठीक है, और माउंट व्हीलर ने बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, मैंने पहले बताया कि यह एक किलानुमा दुर्ग से घिरा हुआ था। ठीक है, इसकी ऊंचाई चौड़ाई यह जानना अनिवार्य नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी मत जानिएगा। ठीक है, तो जिस जो है टीले पर यह सभ्यता अथवा यह इस दुर्ग को बनाया गया था, उसको माउंट व्हीलर ने नाम दिया था माउंट AB। तो माउंट AB का नाम आप जानते रहिए, यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का पर्वत है, माउंट AB, और इसी माउंट AB पर हड़प्पा नगर अथवा हड़प्पा के दुर्ग को बनाया अथवा बसाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ तो आपको बता दिया गया कि मृतकों का टीला होता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। एक बार लोकेशन आप लोग फिर से देख लीजिए मोहनजोदड़ो की, देखिए है कि नहीं यहाँ पर, तो है। ठीक है, ये देखिए सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है मोहनजोदड़ो, रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है हड़प्पा नगर, और मोहनजोदड़ो जो है यह कहाँ पर स्थित है बताइए। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के ही लरकाना जिले में। ठीक है, चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। इसकी खोज जो है वह राखल दास बनर्जी द्वारा वर्ष 1922 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में अथवा दिशा निर्देशन में ही की गई थी, और ऐसा बताया गया कि जो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था थी ना, वह राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, जिसमें खुला प्रांगण के बीच में जलकुंड या जलाशय बना हुआ था, जैसे वर्तमान में आप स्विमिंग पूल को लेकर के समझ लीजिए। ठीक है, स्विमिंग पूल एक बड़े से प्रांगण में, ठीक है, स्विमिंग पूल को बनाया जाता है। पूल का भाग खुला होता है। हालांकि आजकल जब अल्ट्रा मॉडर्न में हम लोग जो चले गए वहाँ बात करते हैं, तो लोग अपने घरों के अंदर भी स्विमिंग पूल बनाने लगे, तो वहाँ उसकी बात नहीं करते हैं। फिलहाल हम लोग सामान्यतः स्विमिंग पूलों की बात करते हैं जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में रहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का एक स्विमिंग पूल हमको प्राप्त हुआ, जिसे जलकुंड या जलाशय यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, उस स्विमिंग पूल के लिए जलकुंड या जलाशय का यहाँ प्रयोग किया गया है, और यह स्विमिंग पूल अथवा जलकुंड या स्नानागार हमको मिला मोहनजोदड़ो से। ठीक है,
इसका प्रयोग जो है वह अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के लिए किया जाता रहा होगा, ऐसा माना जाता है। फिलहाल इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम आर्थिक जीवनों के बारे में बात करेंगे, फिर आर्थिक कह रहा हूँ, धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। देखिए, हड़प्पावासी जो है वह तांबे और टिन को मिला करके कांसे का निर्माण करते थे, क्योंकि यह सभ्यता, इसी आधार पर मैंने कहा था ना, यह सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, और मोहनजोदड़ो से ही, ठीक है, मोहनजोदड़ो से ही वह कांसे की नर्तकी की मूर्ति पाई गई, जो कि लो वैक्स मेथड या फिर द्रवी मोम विधि से बनाई गई थी। किससे? द्रवी मोम विधि या फिर LWM अथवा लॉस्ट वैक्स मेथड। ठीक है, अब यह लॉस्ट वैक्स मेथड क्या होता है? तो देखिए, करते क्या थे कि मिट्टी की एक आकृति बना लेते थे। ठीक है, धातु या मिट्टी की एक आकृति बना लेते थे। ठीक है, मान लीजिए कि यह कोई आकृति बना ली, ठीक है, यह ठोस वस्तु बनाना है तांबे की अथवा कांसे की, तो किए क्या कि मिट्टी से एक गोलाकार आकृति बना लिए, इसमें यहाँ पर एक छेद कर दिए। ठीक है, एक छेद यहाँ पर है। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने, इसके अंदर कांसे को गला करके, तांबे और टिन को गला करके भरना शुरू कर दिया और बाद में इसको हटा दिया। जब ये सूख जाता है तब इसको हटा दिया। इसी को बोला जाता है द्रवी मोम विधि या फिर लॉस्ट वैक्स मेथड। ठीक है, हालांकि टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे थोड़ा सा और इसमें सुधार होगा जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम टेक्निकल चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, सामान्यतः और सामान्य जानकारी की बात करें। कोई खोखला आकृति है, उसमें तांबे और टिन को गला करके डाल दिया, वह आकृति उसी का शेप ले लेगी। ठीक है, वह कांसा जो है उसी शेप में, भाई जैसे जैसे जहाँ जहाँ जगह होगी वहाँ वहाँ कांसा फैलता जाएगा। उसके बाद ऊपर वाली वस्तु को या ऊपर वाली चीज़ को हटा दिया जाता है, ऊपर वाली परत को, क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर पृष्ठ का लिया जाता है, जैसे कि मिट्टी हो गया अथवा कोई भी ऐसी धातु चीज़ हो गई, पकी मिट्टी हो गई या फिर पका हुआ मोम हो गया, इस प्रकार की चीज़ें को लिया जाता था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं चौंदड़ों की। चौंदड़ो कहाँ से मिला? तो पहले चौंदड़ो की लोकेशन देख लेते हैं, है कहाँ पे चौंदड़ो? है मैप में, है मैप में? गनेरी वाला नहीं, चौंदड़ो मैप में नहीं है। है तो आप लोग भी भाई देखा नहीं करते। ये देखिए चौंदड़ो, तो चौंदड़ो का जो यह स्थल था, यह हमको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मोहनजोदड़ो था उससे 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में प्राप्त हुआ। ठीक है, यह दक्षिण में है, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में था चौंदड़ो, बस इतना याद रखिए, दक्षिण पूर्व में था। ठीक है, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। चौंदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो के दक्षिण पूर्व में पाया गया, और इसकी खोज की गई 1934 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा, और अर्नेस्ट मैके ने इस स्थल की खोज कह रहा हूँ, अर्नेस्ट मैके के द्वारा जो है इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, देखिए अब दो लोगों के नाम जुड़ने लगे तो इन दोनों लोगों के नाम आपको याद रखने। ठीक है, खोज चौंदड़ो की जो की गई थी वह 1934 में एन गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी, और 1934 में और अर्नेस्ट मैके के द्वारा चौंदड़ो की खुदाई अथवा उत्खनन करवाया गया था वर्ष 1935 में। अब देखिए वही बात आ गई ना, चौंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार यानी कि कुछ इस प्रकार की ईंटें या कुछ इस प्रकार की जो आकृति नहीं होती है, ऐसे 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 ऐसे, मुझसे तो बनता ही नहीं, कलाकारी थोड़ी सी कम आती है ना, तो इस प्रकार की वक्राकार ईंटें वह चौंदड़ो से मिली। देखिए चौंदड़ो में एक अन्य अपवाद भी था, जैसे मैंने कहा ना कि दुर्ग, हर नगर के आसपास दुर्ग बनाया जाता था चारों तरफ, ताकि चोरों, गिरोहों, पशुदस्युओं आदि से जो है नगरों को बचाया अथवा दुर्गों को बचाया जा सके या सुरक्षा की जा सके। लेकिन चौंदड़ो ऐसा स्थल था जहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। चौंदड़ो से ही एक हड़प्पा के पहले की सभ्यता मिली अथवा संस्कृति मिली, जिसको झूंकर झांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूंगर झांगर सभ्यता संस्कृति के अवशेष भी मिले। कहाँ से हमको? चौंदड़ो से। ठीक है, चौंदड़ो एक औद्योगिक केंद्र माना जाता है जहाँ पर मड़ीकारी होती थी, मुहरे बनाने का काम होता था, भार माप के बटकरे बनाने का काम होता था, और
अर्नेस्ट मैके द्वारा जब यहाँ पर उत्खनन करवाया गया तो उनके द्वारा यहाँ पर एक मनका बनाने का कारखाना और एक भट्टी की खोज भी की गई थी। क्या क्या मिला यहाँ से? मणिकारी की, ऐसा माना जाता था कि यह औद्योगिक केंद्र था चौंदड़ो, जहाँ पर मणिकारी होती थी, मुहरें बनाई जाती थी, भार माप के बटकरे बनाए जाते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक अर्नेस्ट मैके द्वारा मनका बनाने का कारखाना और भट्टी की भी प्राप्ति अथवा खोज की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भार माप के बटकरे की, अगर चलिए वो आर्थिक जीवन बात करेंगे। देखिए इनके भार माप के बटकरे जो थे वह 16 के गुणे में होते थे, यानी 16 का गुणा 16 दूना 32 हो गया, फिर 64 हो गया। इसी प्रकार से 16 से गुणकों को मत याद रखिए, 16 से विभाजित होने वाली संख्याओं में ही इनके बटकरे रहा करते थे। ठीक है, मिनिमम संख्या जो थी वह थी 16 की या भार। चलिए एक अन्य स्थल की बात करते हैं और वह स्थल है लोथल। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगा वाले गांव में भोगवा नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगावाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज जो है वर्ष 1955 में डॉक्टर SR राव ने की थी। ठीक है, थोड़ी सी इसकी भी लोकेशन देख लीजिए आप लोग लोथल की। तो गुजरात चलते हैं, देखिए यह है लोथल। ठीक है, और इसकी खोज की गई 1935 में, 1935 कह रहा हूँ सॉरी, 1955 में। 1935 में तो चौंदड़ों का उत्खनन करवाया गया था ना अर्नेस्ट मैके के द्वारा, और उसकी चौंदड़ों की खोज 1934 में की गई थी। किसके द्वारा? N गोपाल मजूमदार के द्वारा। ठीक है, फिलहाल यहाँ हम लोथल की बात करें, जो कि जिसकी खोज जो है वर्ष 1955 में SR राव के द्वारा की गई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात के, बताइए, गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगावाला गांव के समीप भोगवा नदी के तट पर स्थित है आपका लोथल। ठीक है, तो चलिए लोथल के बारे में अब यहाँ से बात करते हैं। और लोथल में विशेषता क्या थी? तो लोथल जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसके द्वारा जो है पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। पश्चिम एशिया से व्यापार आज भी आप देखेंगे गुजरात क्षेत्र से होता है। ठीक है, गुजरात या फिर महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों से, यहाँ पर समुद्र से यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीकी है ना, तो चले आते थे। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर बंदरगाह की प्राप्ति हुई और लोथल नगर को 2 भागों में न बांट करके एक ही रक्षा प्राचीर में पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अपवादों की बात शुरू हो चुकी है। जैसे कि चौंदड़ों में हमने बात की वक्राकार ईंटें मिली, दुर्ग का अवशेष नहीं मिला। अब लोथल की अगर बात करेंगे तो लोथल में दुर्ग तो था, लेकिन अपर सिटी और लोअर सिटी में अलग अलग दुर्ग नहीं थे। एक ही दुर्ग में सभी नगरों को, पूरे नगर को बसा दिया गया था। ठीक है, एक ही दुर्ग में पूरे संपूर्ण नगर को बसा दिया गया था। ठीक है, लोथल एक प्रमुख बंदरगाह क्षेत्र था अथवा बंदरगाह नगर था। ठीक है, जिसके माध्यम से पश्चिम एशिया से व्यापार किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ से कुछ मुहरें भी प्राप्त हुई थी। ठीक है, फारस की या फिर अन्य क्षेत्रों की कुछ मुहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई थी लोथल के स्थान अथवा बंदरगाह से। चलिए एक अन्य नगर की बात करते हैं, राखीगढ़ी की। तो राखीगढ़ी है कहाँ? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है राखीगढ़ी, और यहाँ से अन्नागार और रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ यह आ जाती है कि 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड, ठीक है, जी बताइए HF, ग्लोबल हेरिटेज फंड। तो ग्लोबल हेरिटेज फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी अभी हम लोग देखेंगे। पहले यहाँ जान लीजिए कि ग्लोबल हेरिटेज फंड ने जो है मई 2012 में राखीगढ़ी को एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है। ठीक है, चलिए पहले बात कर लेते हैं GHF के अथवा ग्लोबल हेरिटेज फंड के बारे में। GHF, तो ग्लोबल हेरिटेज फंड एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर NGO है एक, और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को है कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया में है सैन फ्रांसिस्को, और कैलिफोर्निया है US में। ठीक है, तो
सैन फ्रांसिस्को में स्थित जीएफजी द्वारा, और जीएफजी है और यह बना था 2002 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, जो ग्लोबल हेरिटेज फंड है यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है और 2002 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसी ग्लोबल हेरिटेज फंड ने जो है राखी गढ़ी को एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में वर्ष 2012 में शामिल किया जिनके नष्ट हो जाने का काफ़ी ज़्यादा खतरा था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। आइए फिर से मैप में चलते हैं और देखते हैं कालीबंगा को। देखिए यह है कालीबंगा, यह है हमारी घग्गर नदी। तो कहाँ पर है कालीबंगा? राजस्थान है यहाँ पर। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो देखिए कालीबंगा की खोज की गई थी वर्ष 1951 में अलमंदा घोष के द्वारा और 1961 ईस्वी में दो व्यक्तियों बीबी लाल थापर और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में खुदाई की गई। ठीक है, और यहीं से कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए और साथ ही साथ यहाँ से जो है जो भवनों के निर्माण प्राप्त हुए उनका निर्माण जो है कच्ची ईंटों से हुआ था। ठीक है, कच्ची ईंटों से, वक्राकार ईंटें चौंदरों से प्राप्त हुई, कच्ची ईंटें प्राप्त हुई कालीबंगा से जो भवनों का निर्माण हुआ था। और इन कच्ची ईंटों के साथ साथ यहाँ के जो भवन थे वह अलंकृत थे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पीना जरूरी हो गया था, लगातार लेक्चर चल रहा था ना। तो देखिए, तो जो कालीबंगा से जो भवन मिले उन भवनों के निर्माण में जो है कच्ची ईंटों और साथ ही साथ अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले कालीबंगा से और जो ईंटें थी वह कच्ची थी। ठीक है, कालीबंगा में अगर अंत्येष्टि की बात करें या शव संस्कार विधियों की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के समाधान प्रचलित थे। एक तो पूर्ण समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण और तीसरे था दाह संस्कार। देखिए या आप देख तो लीजिए, लेकिन सामान्यतः जो ऐसी अंत्येष्टि विधियाँ थी वह हम देखते आए हैं अपने पिछले लेक्चरों में भी कि प्रागैतिहासिक काल से लेकर के ही इस प्रकार के समाधान की विधियाँ अथवा संस्कार की विधियाँ हमको देखने को मिली हैं। ठीक है, चाहे वह महापाषाण काल का समय हो या फिर कोई अन्य समय हो या फिर प्रागैतिहासिक काल का समय हो। ठीक है, समाधान की विधियाँ यही विद्यमान रही। ठीक है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार की विधियाँ। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं एक अन्य स्थल के बारे में जिसका नाम है बनावली। तो बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित पुरास्थल है जिसकी खोज 1973 में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। देखते हैं बनावली हमारे पास है कि नहीं मैप में। तो है। ठीक है, ये देखिए बनावली लखमीर वाला भी अभी हरियाणा में है। ठीक है, रोपड़ ऊपर है, राखी गढ़ी बनावली के दक्षिण में है। ठीक है, ऊपर नीचे मत याद रखा करिए। तो यह जो बनावली है यह हरियाणा के कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली स्थित है जिसकी खोज जो है वर्ष 1973 में RS बिष्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आइए इस बनावली के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो देखिए यह बनावली जो थी वहाँ से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले। कालीबंगा की तरह कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब कालीबंगा से भी हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन 2 संस्कृतियों के अवशेष मिले थे। ठीक है, बनावली और कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है जिसका अर्थ क्या होता था? काले रंग की चूड़ियाँ। खोज कालीबंगा की वर्ष 1951 में अलमंदा घोष के द्वारा की गई थी और 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में यहाँ पर कालीबंगा में खुदाई हुई थी। ठीक है, जहाँ से हड़प्पा कालीन और हड़प्पा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले थे। इसी प्रकार के अवशेष हमको बनावली से भी देखने को मिले। बनावली में देखिए जल निकास प्रणाली का अभाव था। ठीक है,
जल निकास प्रणाली का बनावली में अभाव था और बनावली से ही हमको मिट्टी का बना एक हल मिला और साथ ही साथ बनावली से सबसे अधिक मात्रा में जौ की प्राप्ति हुई थी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। तो देखिए, धौलावीरा जो था वह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भचाऊ तालुका में स्थित था और इसकी खोज जो है वह 1967 में की गई थी। पहले चलते हैं मैप में, देखते हैं धौलावीरा की लोकेशन को। ठीक है, देखिए रन ऑफ कच्छ, ठीक है, रन ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ के रण में स्थित प्राप्त हुआ धौलावीरा एक नगर, और यह जो कच्छ का भचाऊ इलाका था वहाँ से प्राप्त हुआ। वहाँ से जो है धौलावीरा की प्राप्त हुई और इसकी खोज हुई थी वर्ष 1967 में। और धौलावीरा को खोजा था जेपी जोशी ने। किसने? जेपी जोशी के द्वारा जो है धौलावीरा की खोज की गई थी अथवा उत्खनन करवाया गया था। धौलावीरा से प्राप्त होने वाली प्रमुख चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर हड़प्पाई लिपि की प्राप्त हुई थी, या फिर यूं कहें तो हड़प्पाई लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित एक शिलालेख प्राप्त हुआ था। ठीक है, जो कि सिंधु लिपि या हड़प्पाई लिपि में था। ठीक है, सिंधु लिपि कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं हड़प्पाई लिपि लिखा रहता है। तो सिंधु लिपि या हड़प्पाई लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित एक शिलालेख प्राप्त हुआ हमको धौलावीरा से, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है और 1967 में जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, देखिए धौलावीरा के जो निवासी थे वहाँ पर जल संरक्षण की तकनीक काफ़ी बड़ी मात्रा में थी और साथ ही साथ धौलावीरा नगर जो है वह 3 भागों में विभाजित था। एक तो दुर्ग भाग था, दूसरा मध्यम नगर और सबसे अंत में था निचला नगर। ठीक है, अभी तक 2 नगरों की बात हुई हमारी, उचला नगर अपर सिटी और लोअर सिटी की। उसके बाद एक नगर हमने बात की, कहाँ पर प्राप्त हुआ था एक नगर में, बताइए? चहुंदड़ो वगैरह जैसे क्षेत्र थे वह एक ही क्षेत्र में प्राप्त हुए। इसके अलावा हमने अब देख रहे हैं हम 3 नगरों को। ठीक है, यानी कि दुर्ग भाग, मध्यम नगर और निचले नगर को। देखिए धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम भी मिला, यानी कि खेल का मैदान भी धौलावीरा से हमको प्राप्त हुआ था। चलिए देख लेते हैं, नीचे एक पूरी लिस्ट दी हुई है सैंधव स्थलों से प्राप्त अवशेष और इनके वस्तुओं के बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए हड़प्पा से जो है एक कब्रिस्तान मिला जिसको R37 नाम दिया गया, सवाधान पेटिका मिली, शंख का बना हुआ एक बैल मिला, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला जिसको उर्वरता की देवी कहा गया, गेहूं और जौ के दाने मिले, अन्नागार मिला, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले और साथ ही सीपी का पैमाना। यहाँ पर आपको ध्यान दिमाग में अपने कौन कौन सी बातें रखनी है। तो देखिए कब्रिस्तान का नाम याद रखना है आपको R37, यह आपको हड़प्पा से मिलती है। शंख का बना हुआ बैल आपको हड़प्पा से मिला। उर्वरता की देवी या फिर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे की एक आकृति प्राप्त हुई हड़प्पा से, और स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य और साथ ही साथ गेहूं एवं जौ के दाने हमको हड़प्पा से प्राप्त हुए। वहीं बात करें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होने वाली प्रमुख वस्तुओं या अवशेषों की, तो मोहनजोदड़ो से सबसे प्रमुख रूप से तो वृहद स्नानागार मिला, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, राजमुद्रांक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, हाथी के कपाल का खंड मिला, गीली मिट्टी के दिए का साक्ष्य मिला, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, ये याद रखना। ठीक है, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मिट्टी का तराजू और सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य, यह सब जो है प्रमुख रूप से मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर चहुंदड़ो की बात करें तो चहुंदड़ो से अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें। देखिए अलंकृत हाथी चहुंदड़ो से मिला, लेकिन हाथी के कपाल का खंड कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो चहुंदड़ो की बात कर रहे थे हम लोग। चहुंदड़ो में अलंकृत हाथी, वक्राकार ईंटें, कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी, ठीक है, और मन के ध्यान भी नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कालीबंगा की अगर बात करें तो यह ध्यान रखना है आपको, कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं मिली जिनका आकार जो है आयताकार था। ठीक है, 7 अग्निवेदिकाएं मिली। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले कालीबंगा से, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ मिली कालीबंगा से, सिलबट्टा, सूती कपड़े का छाप, ठीक है, सूती कपड़ा नहीं, सूती कपड़े की छाप भी मिली, और मिट्टी और माणिक्यों से बने हुए मनके मिले, बेलनाकार मुहरे, मिट्टी के खिलौने और प्रतीकात्मक समाधियाँ। ठीक है, प्रतीकात्मक समाधियाँ ध्यान रखना।
सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियाँ, 7 अग्निवेदिकाएँ और जुते हुए खेतों के साथ से आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लोथल की बात करते हैं। पूरी की पूरी लिस्ट है, स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं आप। वैसे मैंने पहले ही कहा था बुक जरूर परचेज कीजिएगा। ठीक है, लोथल से बंदरगाह एक तो लोथल था। ठीक है, उसके अलावा लोथल से धान या फिर चावल और बाजरे के साथ से मिले। फारस की मुहरें, 3 युगल समाधियाँ, धान की भूसी, मनका और उद्योग के साथ तथा तांबे का कुत्ता और एक दिशा मापक यंत्र। ठीक है, इसके अलावा सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला। और सबसे अंत में बनावली से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जव, तांबे के बाड़ाग्र। ठीक है, तांबे के बाड़ाग्र, जव, हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले? बनावली से। सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां और एक विशेष प्रकार का कब्रगाह। ठीक है, चलिए आई एक लिस्ट यहाँ पर और दी हुई है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर एक तरफ हड़प्पाई क्या कहते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पाई सभ्यता के स्थलों के नाम दिए हुए हैं। दूसरी तरफ दिया हुआ है उन नदियों के नाम जिनके किनारे यह स्थल अवस्थित हैं, फिर उनके उत्खननकर्ता या फिर खोजकर्ताओं के नाम और वर्तमान में वह स्थल कहाँ पर हैं। ठीक, तो देखिए हड़प्पा यह रावी नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, 1926 से 27 तक दयाराम साहनी के दिशा निर्देशन में यहाँ का उत्खनन हुआ था और 33 से 34 के बीच में इसका उत्खनन माधव स्वरूप वत्स जी के निर्देशन में हुआ था। वर्तमान में हड़प्पा जो है वह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। फिर मोहनजोदड़ो, यह सिंधु नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी जी हैं। वर्तमान में मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में अवस्थित है जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट चहुंदड़ो, यह भी सिंधु नदी पर है। इसके उत्खननकर्ता अर्नेस्ट मैके हैं और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। उसके बाद कालीगंगा, यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता बीबी लाल थापर एवं बीबी लाल एवं बीके थापर है और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर कोट दीजी जो है यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फजल अहमद खां इसके उत्खननकर्ता है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अवस्थित है। उसके बाद रंगपुर, यह भादर नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खननकर्ता SR राव जी हैं। गुजरात के अहमदाबाद जिले में वर्तमान में रंगपुर अवस्थित है। नेक्स्ट रोपड़, तो यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता हैं और वर्तमान में पंजाब के रोपड़ जिले में अवस्थित है। रोपड़, ठीक है, रोपड़ जिले में ही रोपड़ है। ठीक है, बस याद कर लो वर्तमान में रोपड़ कहाँ है। नेक्स्ट लोथल, तो यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। SR राव इसके उत्खनन करता है। वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद क्षेत्र में अवस्थित है लोथल। उसके बाद आलमगीरपुर, यह हिंडा नदी के तट पर स्थित है और इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा। वर्तमान में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अवस्थित है। फिर सुतकांगने डोर, यह दास्क नदी के तट पर अवस्थित है। इसके खोजकर्ता RL स्टेइन हैं। वर्तमान में यह पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के तट के किनारे अवस्थित है। फिर बनावली, तो बनावली सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट है और बनावली वर्तमान में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित है। और सबसे अंत में धौलावीरा, इसकी खोज JP बिष्ट ने की थी और इसके उत्खननकर्ता RS बिष्ट हैं और वर्तमान में यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। ये तो हो गई ये सारी बातें। इसके बाद आइए देखते हैं हड़प्पाई लीप के बारे में। तो देखिए हड़प्पाई लीप के जो अभी तक प्रमाण मिले हैं ना, उनके जो है 64 मूल चिन्ह है। जैसे कि मान लीजिए, देखिए सबसे पहले जान लीजिए जो हड़प्पाई लीप थी ना वह पिक्टोग्राफी या फिर चित्रात्मक थी। जैसे कि मोर अगर बना दिया या फिर इंसान मान लीजिए बना दिया तो इसका कुछ अर्थ होता था। ठीक है, अभी भी इसका अर्थ नहीं पता चला है। ठीक है, तो जो हड़प्पाई लिपि थी वह चित्रात्मक थी। किसी को कुछ कहना होता था किसी से, तो जैसे अभी हैशटैग लगा करके हम चला नहीं देते, एक कोई क्या कहते हैं ट्रेंड चला दिया, हैशटैग फलाना ट्रेंड, हैशटैग धमाका ट्रेंड। ठीक है, तो उसी हैशटैग की तरीके से, जैसे हैशटैग एक प्रतीक है ना, एक चिन्ह है। ठीक है, अब कहीं हैशटैग भर ही लिखा हो तो आप क्या समझेंगे जब तक वहाँ उसके आगे कुछ लिखा ना हो कि वह किस हेतु या किस विषय के लिए वह ट्रेंड किया जा रहा है। तो बस ऐसे ही कुछ लिपियाँ थी या फिर ऐसी ही कुछ लिपि थी उस हड़प्पाई सभ्यता की जो कि हमारे पुरातन काल में अवस्थित थी। तो
वहाँ पर कई प्रकार के जैसे सर्प बना दिया, कहीं पर मोर बना दिया, कहीं पर कुछ बना दिया। तो इस प्रकार की विभिन्न आकृतियों को, विभिन्न बातों को कहने के साथ साथ जो सभी कुल मिलाकर के जो बनाई जाती थी आकृतियाँ, जैसे कि अभी वर्तमान में क ख ग घ की ले लें या ए बी सी डी की ले लें, तो क ख ग घ निश्चित संख्या है, ए बी सी डी की भी निश्चित संख्या है। ठीक है, कि वर्णमाला में इतने ही निश्चित अक्षर होते हैं। उसी प्रकार से जो हड़प्पाई पिक्टोग्राफिक लिपि थी या चित्रात्मक जो लिपि थी, उसमें मूलतः जो अभी तक प्राप्त हुए चिन्ह हैं वे हैं 64। हालांकि उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो 64 मूल चिन्ह थे, जो कि कहीं कहीं पर आयताकार मुहरों पर मिले, तो कहीं पर तांबे की गुटकाओं पर मिले। तो एक जगह हमने देखा, कहाँ पर, धौलावीरा में हमने देखा था कि वहाँ पर हड़प्पाई लिपि के लिखे हुए 10 बड़े चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला हमको। ठीक है, शिलालेख भी हमको एक मिला धौलावीरा से। यह भी इसी प्रकार के हड़प्पाई लिपि में था, यानी कि उस शिलालेख पर विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से वे लोग आपस में कुछ कहना और बोलना चाह रहे थे। हालांकि इन सभी को अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं कि वह क्या बातें और कैसी चीज़ें कहते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि कई बार कई चिन्हों की आवृत्ति हुई और चित्रों को देख करके ऐसा लगता था कि यहाँ पर इस चित्र का कुछ अन्य अर्थ होगा और वहाँ पर उस चित्र का कुछ अन्य अर्थ होगा। इसी वजह से अंदाज नहीं लग पा रहा है कि वे लोग कहना क्या चाह रहे हैं। फिलहाल आइए देखिए यहाँ पर कुछ सॉरी कुछ बातें कही गई हैं। इसे देखिए जो चित्रात्मक लिपि होती है ना, उसको बुस्ट्रोफेडन कहा जाता है। और जो अभी तक सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं हड़प्पाई लिपि के, वे यू आकार के और मछली के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 1853 में सबसे पुरानी लिपि का नमूना मिला था और 1923 तक पूरी की पूरी यह 64 लिपि या 64 मूल चिन्हों को खोजा गया, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका या पढ़ नहीं पाए हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सामाजिक जीवन के बारे में कि हड़प्पाई लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो देखिए, जो सामाजिक जीवन है ना, उसका अंदाज़ा भविष्य में भी आपको वर्तमान का अगर अंदाज़ा लगाना हो तो और लिखित में ना हो, तो जो चीज़ें आप देखेंगे, जो चित्र आप देखेंगे, उसी से अंदाज़ा लगाएंगे। तो उसी प्रकार वहाँ के हड़प्पाई लिपि के सामाजिक जीवन का जो भी अंदाज़ा हमको लगा वह वहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर लगा। और अवशेषों के आधार पर ही हमको यह अंदाज़ा लगा कि जो परिवार की जो मूलतः इकाई या फिर जो समाज की, परिवार की कह रहा हूँ सॉरी, जो समाज की जो मूलतः इकाई थी या फिर समाज का जो बेसिक आधार था, बेस में जो था समाज का, वह था परिवार। ठीक है, परिवार सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उस समय समाज की। परिवार मातृसत्तात्मक था हड़प्पा सभ्यता का, ऐसा माना जाता है। और यह इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय मातृदेवी की पूजा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती थी और मुहरों पर भी मातृदेवी के काफ़ी ज़्यादा चित्र हमको अंकित मिले। इस प्रकार से या फिर इन आधारों पर ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पाई सभ्यता थी या हड़प्पाई जो परिवार थे वह या समाज जो था वह मातृसत्तात्मक था। और समाज में सभी प्रकार के वर्ग अवस्थित विद्यमान थे, जैसे कि विद्वान हो गया, योद्धा हो गया, व्यापारी वर्ग हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया। ये सभी वर्ग जो है समाज में विद्यमान थे। इनका अंदाज़ा हम इस प्रकार से लगा सकते थे, जैसे कि हमने देखा कि जो निवास स्थान हुआ करते थे वह विभिन्न प्रकार के थे। कहीं पर ऊंचे और किलेनुमा मकान बने थे, तो कहीं पर नाना प्रकार आयताकार मकान बने थे, तो कहीं पर गोलाकार मकान बने थे। इन मकानों को डिजाइन नहीं, इन मकानों के आधार पर उस समय ऐसा लग बना, इन मकानों को तत्कालीन समय में उन तरीक़ों से बनाया जाता था कि जैसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर ही इन मकानों को आकार दिया जाता था। ठीक है, देखिए समाज में समाज की आर्थिक विषमता जो है यह दर्शाती थी आवासों की संरचना, या फिर आवासों की जो संरचना थी वह समाज में आर्थिक विषमता को दर्शाती थी। ठीक है, याद करिए, जो लोग गोले मकानों में रहते थे वह किस प्रकार के वर्ग में आते थे, श्रमिक या फिर मध्यम या फिर शासक वर्ग में। ना याद आ रहा हो तो फिर से लेक्चर देखिए। ठीक है, देखिए हड़प्पाई लोग ना वे साज सज्जा का बहुत विशेष ध्यान रखते थे। आपने देखा होगा जो पुरानी पिक्चरें या फिर जो ट्रेडिशनल जो फिर पारंपरिक पिक्चरें आती है उसमें देखा होगा कोई स्त्री पुरुष दोनों लोग आभूषणों को धारण करते हैं। उसी प्रकार हड़प्पाई लोग जो थे उनमें भी स्त्री और पुरुष दोनों लोग ही जो है आभूषण धारण करते थे, प्रसाधन का प्रयोग करते थे। चौंदड़ों से लिपस्टिक के साथ मिले तो तो जो है सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग भी तत्कालीन समय के लोगों द्वारा किया जाता था। वे लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ठीक है, शाकाहारी कैसे, गेहूं जब कई चीज़ें मिल गई ना, अभी चलिए अभी बात करते हैं आगे चल के। देखिए
मनोरंजन के लिए वे लोग चौपड़ खेलते थे और पासा खेलते थे। ध्यान रखिएगा चीज़ों को, क्रिकेट नहीं, चौपड़ और पासा खेलते थे मनोरंजन के लिए। और अंत्येष्टि 3 प्रकार की होती थी, ठीक है। हालांकि पूर्ण समाधिकरण यह सर्वाधिक प्रचलित था और आंशिक समाधिकरण या दाह संस्कार जो है वह सामान्य मात्रा में या कुछ लोग ही किया करते थे। ज़्यादातर लोग पूर्ण समाधिकरण किया करते थे। पूर्ण समाधिकरण यानी कि शरीर को लिया और दफना दिया, ठीक है। और इसके अलावा गणित, धातु निर्माण, मापतौल की प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान आदि की उनको जानकारी थी। युद्ध प्रिय वो लोग नहीं थे, वे लोग शांत प्रिय थे। ऐसा हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं ना कि वे लोग व्यापारी वर्ग थे, उनको युद्ध करने से मतलब नहीं था। देखिए आज भी जो व्यापारी वर्ग है उसको युद्ध से लेना देना नहीं है, वह व्यापार करना चाहता है। वह चाहता है कि अगर दो देशों में मतभेद है तो वो मतभेद सुलझ जाए, जिससे कि हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें या फिर उस देश को अपना इम्पोर्ट कर सके, हमारा व्यापार चलता रहे। जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति पहले और प्रथमतया अपना ही लाभ देखता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वह युद्ध प्रिय कम थे और शांति प्रिय ज़्यादा थे। व्हीलर वहाँ के श्रमिकों की दशा का आकलन करते हुए यह स्वीकार करता है कि वहाँ पर या फिर सिंधु सभ्यता में दास प्रथा थी, ठीक है। ऐसा व्हीलर का मानना था। आइए राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो राजनीतिक जीवन के बारे में बात करने से पहले यह जान लीजिए कि वह सभ्यता अत्यंत प्राचीन थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ विशेष नहीं था राजनीतिक जीवन के बारे में, कोई ऐसा नहीं था कि ये लोग जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक चुनाव होता था, ये होता था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एक शासक वर्ग था, एक शासित वर्ग था। हालांकि जो शासक वर्ग भी था वह व्यापारी था, ठीक है। और कुछ ऐसा उनका रूल नियम नहीं था, ठीक है। वह व्यापार और वाणिज्य ज़्यादा करते थे बजाय कि शासन व्यवस्था का संचालन के, ठीक है। हालांकि जो हंटर महोदय हैं वे मानते हैं कि मोहनजोदड़ो का शासन जो है राजतंत्रात्मक नहीं था बल्कि जनतंत्रात्मक था, ठीक है। और जो सिंधु सभ्य व्हीलर कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो शासन था वह मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता भी थी। ध्यान रखिएगा व्हीलर और कौन है महोदय, हंटर महोदय, दोनों लोग क्या कह रहे हैं इस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आर्थिक जीवन के बारे में और इसके बाद धार्मिक जीवन के साथ पतन के कारणों को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आर्थिक जीवनों के बारे में काफ़ी पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है, तो कुछ खास है नहीं। देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ों को जानते हैं। देखिए जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना वह व्यापारी थे। कई बार आपसे कहा कि सिंधु सभ्यता के लोग व्यापारी थे, तो जाहिर सी बात है उस समय जो व्यापार होता होगा वह अधिशेष के आधार पर होता होगा। अधिशेष यानी कि आपके उपभोग के बाद या फिर आपके व्यापार के बाद अगर कोई चीज़ बच जाती है तो वे अधिशेष हो। आपने उपभोग कर लिया, खाना आपके घर में बना, उस खाने का आपने उपभोग कर लिया, अब शेष खाना तो जो बच गया वह अधिशेष उसको बोला जाता है, ठीक है। तो उन्हीं अधिशेषों के आधार पर व्यापार होता था और निश्चित रूप से कृषि से अधिशेष बचता था और इसी कारण कृषिगत वस्तुओं का भी सिंधु सभ्यता में व्यापार अच्छा खासा होता था। और ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ना यह व्यापारी बहुत बड़े वाले थे, ठीक है। जाहिर सी बात है गुजरात का क्षेत्र आ रहा है तो व्यापारी तो जरूर होंगे अच्छे खासे, है कि नहीं, गुजरात अपना। तो करते क्या थे ये लोग, वैश्विक स्तर पर व्यापार करते थे उस समय भी। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, जो फारस की मुहरें हमको प्राप्त हुई ना लोथल से, वैसा लगा कि ये लोग फारस भी जा करके व्यापार करके आते थे, ठीक है। देखिए इनका व्यापार जो है मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया आदि देशों के साथ भी होता था। आंतरिक व्यापार यानी कि घरेलू व्यापार तो ये लोग करते थे, इसके अलावा यह विदेशों से भी व्यापार करते थे और व्यापार में भी ये सरप्लस स्थिति अथवा अधिशेष की अवस्था में थे। मतलब यह जितना इंपोर्ट करते थे ना उससे ज़्यादा यह एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। देखिए जो प्रमुख बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के काल में, इनके नाम आपको अच्छे से और ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। देखिए लोथल, रंगपुर, सुरकोटडा और प्रभास पाटन, इन तीनों की लोकेशन आपको दिखाई गई है। प्रभास पाटन जो है यह सौराष्ट्र गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अवस्थित है प्रभास पाटन, ठीक। यह 4 बंदरगाह होते थे जहाँ जो प्रमुख रूप से जिनका उपयोग किया जाता था व्यापार के लिए, ठीक है। देखिए व्यापार के लिए जब व्यापार होता तो माप की कुछ इकाई होगी, हालांकि इसके बारे में भी बात हुई हमारी, लेकिन माप जो है यह फिर से बता दे रहा हूँ, माप जो है माप के लिए दशमलव की प्रणाली प्रचलित थी और माप तोल की इकाई 16 के गुणकों में होती थी, यानी कि 16 दूने 32, 64,
ठीक है। इसी प्रकार 16 के गुणकों में 16 गुणे 1 2 3 4 इसी प्रकार से 16 से विभाजित संख्याओं के आधार पर ही व्यापार किया जाता था उनके द्वारा, ठीक है। जो माप तौल होता था या उनके जो बाट या बटकरे होते थे। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग जो है प्रमुख रूप से गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास इन सब चीज़ों की खेती किया करते थे। इसके अलावा इनके द्वारा जो है तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला आदि फलों की भी खेती की जाती थी। देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ यह जानने लायक है कि जो सिंधु सभ्यता है उसी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हीं लोगों ने सबसे पहले कपास को पैदा किया या फिर कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में, अथवा आप यूँ कह लीजिए कि सिंधु सभ्यता में हुआ, क्योंकि आजकल सिंधु सभ्यता के कुछ स्थल पाकिस्तान प्रांत में भी हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान प्रांत कह रहा हूँ, पाकिस्तान देश में भी हैं। तो सिंधु सभ्यता से जानिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले जो है कपास का उत्पादन किया और इसी कारण यूनानी लोगों ने कपास को जो है सिंडन नाम दिया, सिंडन या सिडोन नाम दिया था, ठीक है। प्रमुख रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाता था इनके द्वारा और कृषि कार्यों में इनके द्वारा जो औजारों का या फिर क्या कहेंगे औजारों को कृषि कार्यों के लिए इनके द्वारा जो कृषिगत औजार को क्या कहते हैं भाई कृषिगत औजारों का ही प्रयोग, छोड़िए नहीं ध्यान आ रहा, शब्द नहीं मिल पा रहा है। तो जो कृषिगत औजारों का प्रयोग किया जाता था वे पत्थरों के और कांसे के बने होते थे, ठीक है। हालांकि कोई भी फावड़ा या फाल नहीं मिला है, ठीक है। आजकल फावड़ा आप लोग देख रहे होंगे कि इस प्रकार का होता है, लकड़ी का हत्था लगा होता है, यहाँ पर जो है लोहे की ऐसे तवे नुमा लोहे का होता है, इससे खुदाई वगैरह की जाती है। तो इस प्रकार का कोई भी औजार अभी तक हमको नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा जो हलों का प्रयोग किया जाता होगा वह लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता होगा, ठीक है। देखिए, नदियों के किनारे यहाँ पर ज़्यादातर अन्नागार मिले, नदियों के किनारे ही अन्नागार मिले। ऐसा क्यों? तो जो ग्रामीण क्षेत्र से कृषिगत पदार्थों की आपूर्ति होती थी ना, वह नदियों के माध्यम से होती थी। जाहिर सी बात है, काफ़ी दूर दूर गांव थे, तो ये लोग करते क्या थे कि नदी के माध्यम से ही उनका व्यापार उनको यहाँ से वहाँ भेजते थे, क्योंकि आजकल जैसे डीजल गाड़ियाँ नहीं थी ना, उस समय कैसी गाड़ियाँ थी परिवहन के लिए। तो परिवहन के लिए सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा जो है बैलों का प्रयोग किया जाता था। भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय इन सब का परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा परिवहन में भेड़ बकरी नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो है भेड़, बकरी, गधे, सूअर, कुत्ते आदि का भी पालन करते थे, यानी कि पशुपालन भी इनके द्वारा किया जाता था। पशुपालन के पशुओं के द्वारा इन पशुओं को लेकर के इनके द्वारा व्यापार और परिवहन का उपयोग किया जाता था। इन लोगों के द्वारा अपने पशुओं का प्रयोग परिवहन और व्यापार आदि के लिए किया जाता था, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो अन्नागार थे वह नदियों के किनारे थे। क्यों थे? क्योंकि यह क्या करते थे, अपने गांव से, अपने खेतों से अपने अनाजों को ले आते थे और पशुओं के माध्यम से परिवहित करते हुए और उसके बाद नदियों के माध्यम से यह चले जाते थे शहरों की तरफ अनाज। और अनाज जैसे ही शहरों पे आते थे, बंदरगाह के किनारे आज भी देखते होंगे आप लोग, काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोरेज की व्यवस्था रहती है। तो वैसे ही स्टोरेज उस समय था कि वहाँ से आए सामान अन्नागार में रखा जाए, फिर जैसी जहाँ पे ज़रूरत हो वैसे अलग अलग जगहों पर उस अनाज को पहुँचाया या उस वस्तु को पहुँचाया जा सके, ठीक। इसीलिए जो अन्नागार थे वे ज़्यादातर नदियों के किनारे ही थे। देखिए, गुजरात के जो लोग थे वे लोग जो है हाथियों को पालते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन के बारे में जैसा कि आपको बताया गया कि धार्मिक जो मातृ देवी थी उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। इसके अलावा यह ईश्वर की तीनों रूपों में पूजा करते थे। मानव, वृक्ष और पशु तीनों रूपों में पूजा करते थे। ये लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीज़ों की काफ़ी मात्रा में प्राप्ति हुई और इस आधार पर यह माना जाता है कि ये लोग जादू टोने में भी विश्वास करते थे, ठीक है। जादू टोना होता था इसीलिए ताबीज़ पहनते थे बेचारे, ठीक है। कुछ जगहों पर तो ऐसी मुहरें मिली, जैसे कि चौंदड़ों पर, यहाँ देखिए चौंदड़ों में कुछ मुहरें ऐसी मिली जहाँ पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित थे। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा बलि भी दी जाती होगी, ठीक है। ईश्वर को बलि भी दी जाती होगी। मातृदेवी, रुद्र देवता यानी कि पशुपतिनाथ, लिंग, योनि आदि की पूजा करते थे ये लोग, ठीक है। विशाल स्नानागार जो प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से, उसके बारे में बताया गया आपको कि उसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता था।
सूर्य की पूजा होती थी। इसके अलावा कालीबंगा से, अभी बताया ना, 7 आयताकार आपको वहाँ से अग्निकुंड प्राप्त हुए थे कालीबंगा से, ठीक है। और अग्नि तथा स्वास्तिक आदि के चिन्ह भी प्राप्त हुए थे और इन सब की पूजा भी की जाती थी। स्वास्तिक और जो चक्र है उससे वह जो है सूर्य की पूजा का प्रतीक था, ठीक है। अब विष्णु जी को मत लेते आइएगा, स्वास्तिक और चक्र से जो है जो थे वे सूर्य पूजा के प्रतीक थे सैंधव काल में, ठीक है। ये लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और इसी कारण दाह संस्कार के 3 तरीके भी प्रचलित थे, जैसे कि पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और कलश समाधान। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, देखिए यह आपको अपने दिमाग में बसा के रखना है। इनका जो धार्मिक दृष्टिकोण था वह था इहलौकिक और व्यवहारिक, ठीक है। इसका कहने का अर्थ क्या है, जैसे अभी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आत्म शांति के लिए और इसके अलावा हम लोग पूजा पाठ करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन इनका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये लोग बस चलते फिरते हाथ जोड़ते थे और कहते थे भगवान ये चावल बेचने जा रहा हूँ या फिर जौ बेचने जा रहा हूँ, ये काम हो जाए बस। ऐसा नहीं कि धार्मिक रूप से बहुत ही ये लोग प्रगाढ़ थे, बहुत ही कट्टर थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो ये लौकिक और व्यापारिक अधिक थे ये लोग धार्मिक आधार पर। ऐसा नहीं कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, इन सब चक्करों में नहीं पड़े भाई लोग, ठीक है। इसके बारे में तो बात हुई है। चलिए पतन के कारणों को देखते हैं। देखिए पतन के कारणों को कई लोगों ने कई प्रकार से और कई तरीके की बातें कही, ठीक है। इसको पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक लिस्ट दी हुई छोटी सी, इसे आप ध्यान रखिए। देखिए सैंधव सभ्यता के पतन के विषय में कई विद्वानों ने कई बातें कही, जैसे कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार बाह्य आक्रमण और बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं SR राव जो है बाढ़ को मानते हैं सैंधव सभ्यता का पतन का कारण। RL स्टेन और अलमंदा घोष जो है जलवायु परिवर्तन को मानते हैं सैंधव सभ्यता के पतन का कारण। MR साहनी जो है भूतात्विक परिवर्तन या फिर जल प्लावन, वही बाढ़ की बात, ठीक है, इसको कारण मानते हैं सैंधव सभ्यता के पतन का। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता का कारण, प्रशासनिक शिथिलता को मानते हैं ऐसा कारण कि सैंधव सभ्यता जो है उसका पतन प्रशासनिक शिथिलता के कारण हुआ होगा। और KUR कैनेडी जो है प्राकृतिक आपदा जैसे कि मलेरिया या आदि महामारी को आधार मानते हैं, जैसे कि अभी कोरोना रुक गया, ठीक है, नहीं तो बड़ी समझ ही सकते हैं आप लोग क्या क्या समस्याएं होती फिर तो, ठीक है। हालांकि अभी फ्लो इसका धीमा हुआ, रुका नहीं, इसलिए सावधानी बराबर बनाए रखिए। चलिए जानते हैं हम लोग अभी तक इस सैंधव सभ्यता को पढ़ क्यों रहे थे, ठीक है। हालांकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, लेकिन अभी तक हमको पढ़ाया क्यों जा रहा है ये जानिए। तो देखिए सैंधव सभ्यता से अनेक ऐसी चीज़ें मिली, अनेक ऐसी चीज़ें हमको सैंधव सभ्यता में प्राप्त हुई जिनका प्रचलन जो है ऐतिहासिक काल तक भी निरंतर बना रहा, जैसे कि दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल की प्रणाली, नगर नियोजन इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण देन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, आज भी हम लोग उसके लिए तरसते हैं और उदाहरण देते हैं सैंधव सभ्यता का। बहुदेववाद का प्रचलन, आज भी वर्तमान समय में इस बहुदेववाद का प्रचलन हमारे समाज में विद्यमान है। मातृदेवी की पूजा, दुर्गा की पूजा हम लोग आज भी करते हैं। प्रकृति की पूजा भी हम लोग आज भी करते हैं। इस पेड़ों में भगवान को मानते हैं या फिर जल को माता की संज्ञा देते हैं, ठीक है। शिव पूजा, लिंग योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि जो है इनको वर्तमान में भी ये सारी चीज़ें प्रासंगिक बनी हुई हैं, ठीक है। आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा, यज्ञ, मुहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि अनेक चीज़ें निरंतर सैंधव सभ्यता से बनी हुई। तो हमको यह जानना जरूरी है कि इन चीज़ों का आधार क्या था, ठीक है, या फिर उस सैंधव सभ्यता ने हमको ये सारी चीज़ें दी, ठीक, ये जानना जरूरी है, ठीक है। प्रमुखतया सैंधव सभ्यता की जो देन थी वह थी नगरीय जी। चलिए आइए नीचे कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, हालांकि आपको अभ्यास प्रश्न का लेक्चर तो मिल ही जाएगा, ये कुछ छोटे छोटे हैं, आइए देख लेते हैं थोड़ी सी। तो देखिए पूछा जा रहा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। A चहुंदड़ो, B कोटदीजी, C सोहगौरा या फिर D देसलपुर। हालांकि जो प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज का लेक्चर है वह आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए और उसको अटेंड जरूर करिएगा, एक एक प्रश्न उसके अटेंड करिएगा, इवन मैं ऐसा कहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो, ठीक।
ठीक है, आप प्रश्न देखेंगे तो आप अच्छे से खुद ही समझेंगे और उनके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो और आप समझेंगे। बुक भी ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन है आपके पास ए एक और दो, बी केवल दो, सी एक दो और तीन, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, यानी कि उनको दिखाया या पर बताया नहीं गया है। ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा, या फिर डी बाघ। टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई कलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स, डी वी ए स्मिथ। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वी ए स्मिथ। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। ए सिकंदरिया, बी लोथल, सी महास्थानगढ़, या फिर डी नागपट्टनम। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। ए नर्मदा, बी माही, सी भोगवा, या फिर डी भीमा। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ए आलमगीरपुर से, बी धौलावीरा से, सी कालीबंगा से, या फिर डी लोथल से। चलिए सही आंसर है इसका, बताइए कौन सा, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। नेक्स्ट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी। पहला सिंधु, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम, चौथा गंगा। कूट है आपके पास ए एक और दो, बी एक दो और तीन, सी दो तीन और चार, या फिर डी एक दो तीन और चार। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी सिंधु, चेनाब और झेलम, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि ए वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी अपनी लीप थी, सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, या फिर डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। चलिए सही आंसर ऑप्शन ए आर्य सभ्यता व ग्रामीण सभ्यता थी। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी को देखेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के बारे में, तो वहाँ पूरी बातें होंगी वैदिक सभ्यता या फिर आर्यों के बारे में। फिलहाल यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए, नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। ए क्षीणतम यानी कि ऐसा कौन सा न्यूनतम कारण था जिसके कारण वह अर्थव्यवस्था ह्रास हुई, उस सभ्यता का पतन हुआ। ए लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रहीं, बी
मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। सी, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे जल प्लावन की हुआ। डी, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। किसी के आक्रमण करने से संपूर्ण सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना यह इंगित करता है कि ए, हड़प्पावासी अपने खेतों में हल चलाते थे। बी, हड़प्पावासी अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे। सी, हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था। डी, हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसे थोक मदों में व्यापार सुस्थापित था। ऑप्शन नंबर सही आंसर सी। नेक्स्ट, परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ए, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। बी, पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना। सी, चहुंदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों के मनके पाए गए। डी, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए। चलिए, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यह गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, शिल्प तथ्यों में असाधारण रूप से एकता पाई जाती है, जैसे कि मिट्टी के बर्तनों, मुहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर बताना है। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, भारतीय उपमहाद्वीप के। ठीक है। बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे अधिक आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। आसान है बहुत। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। लोहा जहाँ आ जाए हड़प्पा सभ्यता में, आपको वहाँ सीधे उसे गलत कर देना है। ठीक है, यह सूचियाँ दी हुई, इनको सुमेलित करवाना है, तो वीडियो पॉज करके आप सुमेलित करवाइए। मैं ऐसे प्रश्नों को नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं पढ़ूंगा धौलावीरा, सौराष्ट्र, राखीगढ़ी, हिसार, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ कि यह स्थल यहीं पर है, जबकि ऐसा नहीं, इन्हें सुमेलित करवाना। इसीलिए ऐसे प्रश्नों को मेरे द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। जब मैं टेस्ट सीरीज करवाता हूँ तब भी नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आपसे उस समय भी और अभी भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनको आप पॉज करके कर लीजिए। ये सिंपल है, यहीं नीचे दिया हुआ है इसका आंसर, आप भी आसानी से अपने बुक में देख सकते हैं। ठीक है, डिटेलिंग इसकी हम लोग अपने जब प्रीलिम्स सेट की सीरीज डिस्कस करेंगे वहाँ पर कर लेंगे। यहाँ बस एक प्रैक्टिस के रूप में आप कर लीजिए, देखिए प्रश्न कैसे होते हैं, कैसे किए और करवाए जाते हैं। ठीक है, करवाया जाता है वो आप वहाँ देखिए। फिलहाल यहाँ ये देखिए कि कैसे प्रश्नों को सॉल्व और किया जाता है और कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पर है? कादिर टापू पर। ठीक है, उसके बाद राखीगढ़ी कहाँ पर है? राखीगढ़ी है हिसार क्षेत्र में। भिड़ाना कहाँ पर है? भिड़ाना है हरियाणा में। भोगवो कहाँ पर है? तो यह सौराष्ट्र पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल या फिर डी कालीबंगा। लोकेशन भी आपको मैंने मैप में दिखाई हुई है इसी लेक्चर में, इसीलिए कहता हूँ लेक्चर थोड़े बड़े होते हैं लेकिन ध्यान से देखा करिए लेक्चर को, ठीक है। हालांकि अगर यह प्रश्न आपको एक अलग से वीडियो मिल रहा है तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जा करके, तो आपको जो है सिंधु सभ्यता के बारे में मिल जाएगा, ठीक। पूरा डिटेल से देख जरूर लीजिएगा। 2 जगह मिलेगा आपको, एक तो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और एक मिलेगा आपको प्रीलिम्स फैक्ट वाली सीरीज में भी। दोनों को देखेंगे, चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएंगी। चलिए, थोड़ा बहुत अपना प्रचार भी करते रहना चाहिए। क्या करें भाई, करना पड़ता है। चलिए, तो सही आंसर क्या था इसका बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? ए दिलमून, बी मेलुहा, सी मेगन या फिर डी फैलका। सही आंसर नीचे दिख भी रहा होगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई लोगों को मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में मेलुहा कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज के प्रश्नों को देखिए जरूर आप लोग, और लेक्चर जो है अंत तक देखते रहिए। और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, इस सीरीज के अगले लेक्चर में। फिलहाल थोड़ी देर में हम लोग फिर मिलने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में या फिर अगली सीरीज़ में। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद।